वेल में कागज फाड़ने पर अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, मैं खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने प्रश्नकाल में कटिंग दिखाई। विधायक सुरेश मोदी वेल में राठौड़ के पास पेपर कटिंग लेकर चले गए। देवनानी ने उसे फाड़ दिया, फाड़कर धारीवाल के पास फेंक दिया। कटारिया ने कहा, जिस तरह एक विधायक पेपर लेकर वेल में आए वह गलत है, भविष्य में भिड़ंत हो सकती है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, यह भी नहीं हो कि जो कागज दिया जाए उसे फाड़ दिया जाए। फटे कागज के टुकड़े अब भी पड़े हैं, केवल हमें ही प्रताड़ित नहीं किया जाए। इस पर अध्यक्ष ने की टिप्पणी, कहा, मैं खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं। सीएम अशोक गहलोत ने इस पर दिया दखल, कहा, अध्यक्ष का प्रताड़ित महसूस करना दुर्भाग्यपूर्ण। विधानसभा में हंगामे की शुरुआत प्रश्नकाल के दौरान उस समय हुई जब कोटा अस्पताल में बच्चों की मौत से जुड़ा सवाल उठा। उस दौरान भाजपा विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। उस समय सत्ता पक्ष के विधायकों ने राजेंद्र राठौड़ के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मैं शर्मिंदा हूं वाले बयान की अखबार की कतरन सदन में लहराई। उसी वक्त नीमका थाना से कांग्रेस के विधायक सुरेश मोदी नारेबाजी कर रहे भाजपा विधायकों के पास पहुंच गए और उन्होंने वही कतरन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को दिखाई, जिसे भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने फाड़कर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के पास फेंक दिया। थोड़ी देर के लिए हंगामा शांत हो गया, लेकिन शून्यकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने ये मामला उठाया। हमने परंपराओं और नियमों का पालन करके इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता की सेवा की है। कृपया नियम और का पालन कर इस सदन की गरिमा को बनाए रखें। शून्यकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने फिर मामला उठाया। कटारिया ने कहा, जिस तरह एक विधायक विपक्ष के पास पेपर लेकर वेल में आए, उससे भविष्य में आपस में भिड़ंत हो गई तो सदन की गरिमा तार तार हो सकती है। कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भविष्य में और कोई इधर से इधर वहां से चल कर के आए और आपस में मान लो आपस में लड़ भी रहे तो इस हाउस का क्या दशा होगी। तो वहां से चल कर के आए और उसके बारे में अगर टोका टोकी नहीं होगी आसन से, तो मैं सोचता हूँ ये व्यवस्था हमेशा के लिए बिगड़ गई। इसके बाद अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह आज सदन में आचरण हुआ वह गरिमा के अनुरूप नहीं है। जिस तरह नीमका थाना विधायक वेल में आए, यह सही परंपरा नहीं है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पद की, अपने आचरण से उसकी गरिमा को बनाए रखें। माननीय सदस्य जो आज नीमका थाना से सदन में जिस तरह से आए, ये डिजायरेबल नहीं है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, यह भी सही नहीं है, जो कागज दिया जाए उसे फाड़ दिया जाए। फटे कागज के टुकड़े अब भी पड़े हैं, केवल हमें ही प्रताड़ित किया जाए। ये भी होनी चाहिए कि जो कागज वहां पर दिया गया वो तो गलत था, लेकिन उस कागज को छीड़ करके और यहाँ पर फेंक दिया गया, जो आज भी पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है। उनको भी प्रतिपादित कीजिएगा मेहरबानी करके। इस पर अध्यक्ष ने कहा, ना मैं आपको ना विपक्ष को प्रताड़ित कर रहा हूँ, मैं तो खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ। न तो मैं आपको प्रताड़ित कर रहा हूँ, न इनको प्रताड़ित, मैं खुद प्रताड़ित हो रहा हूँ। मैंने आप दोनों को प्रताड़ित नहीं कर रहा हूँ। मैं इस सदन पर बैठकर इस कुर्सी पर स्वयं अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ। अध्यक्ष के इस गंभीर टिप्पणी के बाद सीएम अशोक गहलोत ने दखल देते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन के अध्यक्ष खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। हमें सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष की असहमति का हम सबको सम्मान करना चाहिए, लेकिन केवल राजनीति के लिए मुद्दे ना हो। दोनों पक्ष सदन की गरिमा का ध्यान रखें। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सदन के स्पीकर को ये कहना पड़े, मैं खुद प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। सरकारें बनती लोकतंत्र में, सत्ता पक्ष होता है, चाहे दिल्ली केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और विपक्ष की जो असहमति है उसे सम्मान करना भी सत्ता पक्ष का जिम्मेवारी होती है। ये पहली बार नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के आचरण पर सवाल उठाए हो। विधानसभा में वेल में आकर हंगामा करने और अध्यक्षों के निर्देशों की अवहेलना करना विधायकों में एक तरह की प्रवृत्ति बन चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष की आज की गंभीर टिप्पणी इसकी तरफ इशारा करती है कि सदन में विधायक गरिमा के अनुकूल आचरण न करें। उम्मीद
की जानी चाहिए कि आज की अध्यक्ष की गंभीर टिप्पणी के बाद विधायक कुछ सबक लेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ दशरथ सिंह की रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे खास मुद्दे की हम बात करेंगे जो विधायिका से जुड़ा है। आपने हमारा मजमून देखा और किस तरह से क्या दर्द स्पीकर का रहा, क्यों झलका, ये उस पहलू को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारा ये पवित्र सदन तो नहीं है, लेकिन उसके माननीय सदस्य और जो हाउस के अच्छे पार्लियामेंट्रियन रहे हैं वो लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में राजस्थान विधानसभा की एक लंबी पारी खेली और स्पीकर रही सुमित्रा सिंह जी हमारे साथ में हैं। रामनाथ जी मीना साहब वर्तमान विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हमारे साथ में हैं। नारायण बेनीवाल जी विधायक हमारे साथ में। अविनेश महर्षि जी हमारे साथ में विधायक हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले सुमित्रा सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। मैम, एक वाकया कई बार हम लोग बहस करते हैं, कई बार चर्चाएं भी होती हैं। आपने खुद ने इस बात को लेकर के एज ए स्पीकर इंगित किया था कि कई बार आम भाषा में सुनने को मिलता है कि कोई विधानसभा है क्या, विधानसभा की एक रेपुटेशन होती है, कहीं झगड़े होते हैं, वो अगर विधानसभा कोर्ट करते हैं कोई भी भीड़ में तो बड़ी तकलीफ होती है। आज इसी तरह से सीपी जोशी साहब का एक दर्द झलका और उन्होंने कहा कि मैं ना सत्ता पक्ष को प्रताड़ित कर रहा, ना प्रतिपक्ष को प्रताड़ित, खुद मैं प्रताड़ित महसूस हो रहा हूं। तो वो उनका कहीं ना कहीं एक दर्द झलक रहा था। और वाकया कई बार ऐसा होता है कि जब लगता है कि बेवजह बोलना या हाउस में इस तरह से इंटरप्ट करना ताकि किसी का ध्यान उनकी ओर चले, मुझे लगता है कि कुछ परंपराएं टूट रही हैं। इस वजह से पुराने जो पार्लियामेंट्रियन है वो बड़ी तकलीफ में हैं और एक आहत महसूस करते हैं। जी, क्या कहेंगे ये सारे सिस्टम को लेके? ऐसा है कि 77 से पहले मैंने कभी किसी विधायक को वेल में जाते नहीं देखा था। हालांकि मैं 57 से MLA हूँ, तब भी 20 साल हो गए थे आपको। तब तक मैंने नहीं देखा था किसी को। 77 के बाद ये परंपराएं टूटनी शुरू हुई और स्पीकर को तो पहले कुछ करना ही नहीं पड़ता था। सब बिल्कुल नियंत्रण में रहते थे, अनुशासन में रहते थे और उस वक्त की शिष्ट भाषा, सौहार्द अब बिल्कुल गायब हो गया है सदन के अंदर। जी, किसकी कमजोरी मानेंगे? हाउस में बड़प्पन खत्म हो रहा है या फिर कुछ सुनना नहीं चाहते? क्या समझ में नहीं आती इसके पीछे कारण क्या है? सारी जनता भी तो ऐसी हो रही है। अब एक नेता का ही सवाल है, चुने हुए का ही सवाल नहीं है, सांसद और विधायकों का सवाल नहीं है, ये जनता खुद ही ऐसी हो रही है अब। जी, लेकिन पहले काम पे, व्यक्ति के चरित्र पे, उसके काम पे, उस पे वोट मिलते थे और अब खुद जिसे कहना चाहिए सबको मालूम है कि अब दारू और दाम पे वोट मिलते हैं। उसका असर अंदर भी देखने को मिल रहा है। अंदर देखने को मिल रहा है। जी, स्पीकर का काम बहुत दुरूह हो गया, बहुत कठिन हो गया है। क्योंकि स्पीकर का मतलब है कि वो विक्रमादित्य का आसन है, उस पे बैठ करके आपको न्याय करना। हाँ, न कोई कांग्रेस का पक्ष देखना है, न अपोजिशन का देखना है और उस हिसाब से करना है। फिर जब दोनों ही नाराज होते हैं, सत्ता पक्ष भी नाराज होता है, विपक्ष भी नाराज होता है, न्याय तो किसी को चाहिए नहीं है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा। मीना साहब, आपने तो आंखों से वाकया देखा, आप तीनों लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं उस घटनाक्रम के। जो कुछ सामने देखना पड़ रहा है, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, लीडर ऑफ हाउस बोल रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं और एक दूसरे को देख के खेद जता रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तकलीफ दे विषय होता है। कहने को तो बहुत छोटी सी बात है कि चले उसने ये कहा, उसने कागज पढ़ा, उसने उठा करके फेंक दिया, इतने लंबे समय तक वो कागज वहां पे पड़े रहे। लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र का सर्वोच्च पवित्र मंदिर है ये राजस्थान का। इसमें अगर ये वाक्य अगर इस तरह के होते हैं और स्पीकर, क्योंकि सीपी जोशी देखे ऐसे नहीं है कि एक बार दो बार के चुने हुए हैं, वो तो एक लंबा उनको एक्सपीरियंस है और आप लोग खुद भी एक लंबे दौर से राजनीति करते आ रहे हैं। लंबे समय तक आपने पार्लियामेंट देखी, आपने उसके बाद आपने असेंबली देखी है, पहले असेंबली देखी आपने। तो जो स्थितियां बनी है, अगर ऐसा कहीं कोई तकलीफ दे स्थिति है तो फिर इसको सुधारेगा कौन? नए जो साथी हमारे साथ दो लोग बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों पर असर जाता होगा? क्योंकि देखिए, हाउस के बारे में आप सब लोग ये बात कहते हैं, ग्रीन बुक के साथ साथ आप कहते हैं कि रूल्स के साथ साथ परंपराएं सदन की गरिमा को बांधे रखती है, बनाए रखती हैं। अगर ये परंपराएं आज अगर ये नए साथी देखेंगे तो मुझे लगता है कि उसी को फॉलो करेंगे। परंपरा की बात तो बेमानी होगी,
परंपराएं तो बहुत उच्च कोटि की रही है, जैसा माननीय पूर्व स्पीकर साहब ने कहा। सदन में वेल की बात नहीं है, इससे भी आगे दूसरे पक्ष की तरफ जाना ये तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा होता नहीं है, होता है नहीं, रेयर केसेस इस तरह से हो तो थोड़ा सबको करता है। लेकिन आज सत्ता विपक्ष दोनों में जिस तरह का वातावरण बन गया है, वहां बोल करके कोई सही बात है उसको रोक करके, और कभी कभी आसन भी अपनी सीमाएं लांघ जाता है, जबकि आसन अलग नहीं है। आसन सदन का पार्ट है, वो ये सोचे कि मैं बड़े आसन पे हूं, उसका सम्मान किया जा सकता है, लेकिन आसन पे यदि त्रुटि करे तो उसको इंगित किया जा सकता है और उसको सुनना चाहिए। लेकिन आज आसन भी नहीं सुनता है किसी उसका, तो ये बड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन आज की घटना जो कुछ हुई वो ठीक नहीं थी, इसमें सुधार ही नहीं होना चाहिए। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। जी चलिए, नारायण जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। नारायण जी, बहुत कुछ सुना होगा आपने कि विधानसभा कैसे चलती है, वहां नियम कायदे होते हैं, बाकायदा एक रेस्पेक्ट होता है। जो व्यक्ति अंदर घुसता है तो उसके दिल में भी एक सम्मान होता है विधानसभा के प्रति कि राजस्थान के आबादी में से चुनकर जाने वाले वो 200 चेहरे हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं, इसके खेवे नहारे हैं, यहां बैठते हैं और जनता की आवाज बुलंद करने के लिए उनकी वॉइस भी बनते हैं। लेकिन अगर इस तरह के वाक्य कहने में ये हो कि इस पे क्या बहस की आवश्यकता है, इतनी लंबी चर्चा करने की आवश्यकता क्या है। लीडर ऑफ हाउस ने खेद जता दिया, उन्हें तकलीफ जो थी वो जाहिर कर दी, लीडर ऑफ अपोजिशन ने बात कह दी और दूसरे लोगों ने कह दी, लेकिन वाकया ये नहीं है। अगर अभी भी हम इस लिमिट को तोड़ करके आगे चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि अराजकता शायद यही होती है जब आप लिमिट से आगे चले जाते हैं। तो इसे कौन रोकेगा? कैसा महसूस करते हैं ये सब घटनाक्रम देख के आप? देखिए, मैं विधानसभा में नया चुन के आया हूं और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि लंबे समय तक इस सिस्टम को देखने वाले, उसको गाइड करने वाले हमारे पूर्व स्पीकर सुमित्रा जी भी विराजमान है, मीणा जी भी यहाँ विराजमान है, अविनेश जी हालांकि विधानसभा में पहली बार पहुंचे, लेकिन इनको सत्ता और संगठन का खूब ज्ञान इनको है। सदन को चलाना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होनी चाहिए, लेकिन आज जो त्रुटि हुई उसमें सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा रोल है। इसमें इस बार का जब सिस्टम हमने जो देखा अंदर का, उसमें ऐसा लगता है कांग्रेस में भी जो उम्र दराज लोग हैं जिन्होंने इस कांग्रेस को सिंचा बड़ा किया, उन लोगों की अनदेखी के कारण कहीं न कहीं नए लोग इस पे हावी हो रहे हैं और उसी का ही दुष्परिणाम है कि अपने सीनियर्स की बात नहीं मान के और वेल में आ जाना, कागज करना, मैं तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। जी अविनेश जी, पूरा जो घटनाक्रम है इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर एक तरफ से अगर कहीं पे कुछ किस तरह की अगर हरकत होती है तो फिर दूसरे पक्ष को बड़प्पन दिखाना चाहिए। अगर किसी एक ने एक तरफ से अगर उंगली दिखाई, दूसरा भी अगर दिखा रहा है, तो फिर यहां पे बात आती है कि मैं सही हूं, पहले उसने उंगली दिखाई थी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। कम से कम आप लोगों के आगे की जो लाइन में बहुत सीनियर्स बैठे हुए हैं, उन लोगों को रोकना चाहिए था कि चलिए रुकिए 2 मिनट, आप हम बात करते हैं। लीडर ऑफ हाउस के साथ साथ जो सीएलपी लीडर है उनको भी बोलने का पूरा राइट है। आई थिंक जो भी स्पीकर होता है, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े भी होते हैं तो स्पीकर दूसरे को रोक करके कह देते हैं कि अभी अपोजिशन लीडर बोल रहे हैं, आप सब लोग बैठिए, क्या कहना चाह रहे हैं जरा सुनिए। वो तो उस वक्त कटारे साहब जैसे देवनाथ जी ने फाड़ा कागज या दूसरे किसी ने भी कुछ हल्ला किया, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए रोका जाना चाहिए था। अगर एक ने गलती की है तो दूसरे को उस पर रोक लगाने की कोशिश तो की जानी चाहिए थी। अगर वही सब हरकत एक जैसी दूसरे लोग भी करेंगे तो फिर बचेगा क्या? देखिए योगेंद्र जी, हम लोग ये सुनते थे कि ये जो हमारे लोकतंत्र में राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान की विधानसभा होती है। इस सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जो चुन करके आता है, उस प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि हम जिन लोगों ने चुन करके भेजा है उनकी समस्याओं को यहां पर उठाएं। इस पटल के ऊपर हमें एक बहुत बड़ा मंच मिला है। अब हम इस मंच का उपयोग करें या दुरुपयोग करें, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम लोग तो ये सुनते थे पहले कि राजस्थान की विधानसभा में प्रत्येक बोले हुए शब्द का कोई अर्थ होता है और वहां पर जो कोई बात कह दी उस बात के ऊपर संज्ञान लिया जाता है। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगती है ये बात कि आज के समय के अंदर राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमने कई मुद्दे जनहित के ऐसे उठाए
जिनके ऊपर किसी तरह का कोई जवाब नहीं है, किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जनता हमसे पूछती है। हम जब चुनाव लड़ने के लिए गए तो हम लोगों ने जनता के बीच में यह कहा कि राजस्थान की विधानसभा में जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके अंदर यदि आप चुन करके भेजोगे तो हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और आपके हितों की रक्षा के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आज हमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि जिस तरह से अब आप बताइए, सत्ता पक्ष के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ के अंदर कागज था। इसका मतलब यह था कि पहले प्रश्न लगा हुआ है, उस प्रश्न के ऊपर घिरेंगे मंत्री जी और घेरते ही सत्ता पक्ष के सारे लोग वो कागज दिखाना शुरू कर देंगे। अब उस कागज के अंदर क्या, प्रश्न की तैयारी तो प्रश्नकर्ता को करनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन जवाब देने के बजाय प्रश्नकर्ता के जवाब के बदले में उन्होंने कागज दिखा करके ये कहना चाहा कि आपने भी गलती की। आप अभी कह रहे थे ना कि एक व्यक्ति ने अंगुली दिखाई तो दूसरा भी दिखाने लगा। एक व्यक्ति ने कागज, और इंतहा हो गई। हम लोगों ने तो अभी रामनारायण जी कह रहे थे, माननीय सुमित्रा जी अभी कह रही थी कि वेल में आना, 77 से पहले तो वेल में कोई आता ही नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि वेल के अंदर आने का मतलब है कि मैं बाहर निकाल सकता हूं, और यह अधिकार भी है। हमें जो ग्रीन बुक दी गई है उसके अंदर भी यह लिखा हुआ है। लेकिन योगेंद्र जी, बात इस बात की आती है कि जब सुनवाई कहीं पर नहीं होती है, जब सत्ता पक्ष के लोग मद में चूर होकर के, वो मदहोश होकर के जब आते हैं और वो हमारे वेल को पार करके हमारे पक्ष में आकर के हमारे ऊपर उस कागज को फेंक करके जाते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद में हम लोग वेल में आए, हमने हमारे प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमने आवाज भी उठाई, जो हमारा अधिकार भी है। क्योंकि वेल में सारे लोग आए हुए थे। अब किस व्यक्ति ने उसको मोड़ा, फाड़ करके वहां पर फेंका, यह भी मैं सही नहीं मानता हूं। किसी को भी फाड़ करके फेंकना भी गलत है, मैं ये मानता हूं। इसको हम कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। और इसके अंदर माननीय जो अध्यक्ष महोदय ने पीड़ा व्यक्त की, आप देखिए कि उनकी पीड़ा कितनी भयंकर है कि आसन पैरों पर खड़े होकर के ये कहता है कि मैं किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्वयं प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी? इसलिए मैं उस पीड़ा को देखिए, आसन पे एक लंबे समय तक बैठी हैं सुमित्रा जी, मैं इनसे जानना चाहूंगा, सुमित्रा जी क्या पीड़ा हो सकती है इस जगह? देखिए सीपी जोशी को यूं तो कोई परेशानी है नहीं, पीड़ा तो हाउस की हो सकती है। तो ये हो सकती है कितने सुलझे हुए, लंबे समय तक उन्होंने विधानसभा की चीजें देखी हैं, और जब उन्होंने विपक्ष भी देखा और सत्ता पक्ष भी देखा, एज ए मिनिस्टर भी उन्होंने जवाब दिए, एज ए अपोजिशन में रहते हुए उन्होंने सवाल भी पूछे, और साधारण विधायक भी रहे। तो ये सारे जब चीजें देखें तो आज उनको किस बात की पीड़ा हो सकती है? ऐसा है कि जब विधायक बनता है तो एक छोटी सी किताब दी जाती है उसको, डूज एंड डोंट डूज। यस, ये करो और ये मत करो जी, और उसके आधार के ऊपर आज उसका कोई पालन करता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं। पहली बात तो आज के विधायक पढ़ते नहीं है उसे, और पढ़ते हैं तो उसका पालन नहीं करते। मोहनलाल जी सुखाड़िया बीइंग चीफ मिनिस्टर, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जब आसन पांव पे होता तो 10 मिनट तक बाहर खड़े रहते थे। 10-10 मिनट तक उनको मैंने खड़े बाहर देखा, क्योंकि रूलिंग हो रही है कोई स्पीकर की, और मोहनलाल जी सुखाड़िया बाहर खड़े हैं। अब कोई मानता ही नहीं है। विपक्ष के लोग आते हैं, किसी न किसी बात पे मंत्री के कान में आकर के बात करने लग जाते हैं, और मतलब उन डूज एंड डोंट डूज का कोई पालन करता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि स्पीकर कम से कम बाध्य करे उनको। और ये बात सही है कि जब सत्ता पक्ष भी नहीं माने और जब विपक्ष भी नहीं माने तो प्रताड़ित अपने आप ही स्पीकर हो गया, और क्या करे। नए विधायक क्या सीखेंगे? मंत्री भी बैठे बैठे बोलते रहते हैं, 4-4, 5-5 मंत्री इकट्ठे होकर के जोर जोर से बातें करते रहते हैं। आसन पैरों पर खड़ा हो जाता है, फिर भी खड़े होकर के बोलते रहते हैं। हमने तो पहले ये सोचा था, वो जो बुक की बात कर रही है माननीय सुमित्रा जी, हमने वो पूरी किताब को पढ़ा, और किताब पढ़ने के बाद में हमने ये तय किया कि हम ये करेंगे और हम ये नहीं करेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद में जब देखा कि एक प्रथम बार चुनकर के आया हुआ व्यक्ति भी जब बोलने खड़ा होता है तो सीनियर से सीनियर मंत्री उसके बीच में खड़ा होकर के टोकने लग जाता है। ये कौन सी परिपाटी को वह निर्वहन कर रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष के लोग ये सोचे, चाहे सत्ता हो और चाहे विपक्ष के लोग हो? एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे, मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूं, रामनारायण जी सर आपसे दोनों से मेरा सवाल होगा ये, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि या तो संसदीय कार्य मंत्री जो है, उनका काम ये होता है कि फ्लोर मैनेजमेंट, लीडर ऑफ हाउस की एब्सेंस में सारा काम उनको देखना होता है, और कहीं पे अगर कहीं कोई नाराजगी है, कोई खामी है, किसी को क्या करना है, तमाम चीजों को सचेतक के साथ साथ
उनका भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं कि नजरिया बदल गया संसदीय कार्य मंत्री का। संसदीय कार्य मंत्री का काम यह होता है कि कैसे भी तरह से अगर जल्दी जाना है तो हल्ला मचवा दो, कैसे भी कुछ भी। ये आपकी बहुत बड़ी समझदारी या खूबी मानी जाती है कि आपने आज का काम निपटवा दिया। ये सवाल भी उठे, पिछली बार का मुझे ध्यान है घनश्याम तिवारी ने बड़े तरीके से उठाया था कि आज के संसदीय कार्य मंत्री का काम हो गया, जो शाम को रिपोर्ट देंगे कि आज का निपटा दिया है। आप कह रहे थे उसी तरह से। तो ये जो भूमिका है, क्योंकि मैं ये सवाल इस वजह से कह रहा हूं कि धारीवाल जी की भी जो भूमिका रहती है आजकल, हालांकि हाउस की बातों पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करने का हमें भी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो चीजें देखते हैं एज ए जर्नलिस्ट मैं कहना चाहूंगा, उनका भी काम, ये जो शब्द सीपी जोशी जी के हैं वो धारीवाल जी के बाद ही झलके कि आप हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, साहब इनको भी प्रताड़ित करिए। तब उन्होंने कहा कि मैं ना सत्ता पक्ष को प्रताड़ित कर रहा ना प्रतिपक्ष को, मैं तो खुद प्रताड़ित हो रहा हूं। तो धारीवाल साहब को भी मुझे लगता है इतने सीनियर हैं जो अभी इशारा कर रहे हैं ये कि सीनियर मिनिस्टर इंटरप्ट करते हैं और मंत्री को किसी को जवाब देना होता है, अगर उलझते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है भी ये उचित नहीं है। तो मंत्रियों को बोलना चाहिए आपके पास में इतना लवाजमा है, आप तैयारी करके आइए। आप भी जवाब दिलवाती थी कि आज नहीं दे सकते तो चलिए शून्यकाल में इसका जवाब दीजिए, अब क्यों नहीं हो पाता है? तो मुझे लगता है कि सारी चीजें जो सीपी साहब हैं जो देख रहे हैं अंदर से जैसा चाह रहे हैं वो या तो कर नहीं पा रहे हैं, या फिर जो स्थितियां देखी जा रही हैं उसको एक घूंट भर में पी रहे हैं और उसके लिए हो सकता है कि कुछ बेटर एक्शन ले। तो ये जो नजरिया बदल रहा है संसदीय कार्य मंत्रियों का, इसको कैसे देखा जाए? बात तो गलत है ये, लेकिन शांति धारीवाल की तो आदत है मजाक करने की, और वो मजाक असेंबली के अंदर भी चूकते नहीं है मजाक करने से, आदत है उनकी ऐसी। और वो भूल जाते हैं कि मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं और मुझे ये सब मेरी जिम्मेदारी है, हाउस को चलाने की, ठीक से चलवाने की जिम्मेदारी है मेरी, भूल जाते हैं इस बात को। मैं रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा। रामनारायण जी, अभी तो आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं लेकिन प्रतिपक्ष में थे, तब भी मैंने देखा संसदीय कार्य मंत्रियों का थोड़ा रवैया बदल रहा है अभी। देखिए हवा बदलती है, मौसम बदलता है तो सब कुछ बदलता है। ये कोई बात जवाब हुआ और ये सही है। देखिए माननीय स्पीकर साहब की पीड़ा कहीं न कहीं कोई न कोई बात को इंगित करती है, लेकिन स्पीकर को मन में रख करके कोई बात बोले, स्पष्ट करना चाहिए था। सदन में देखिए जिस समय ये वाक़ा हुआ उसी समय स्पीकर को डिसीजन लेना चाहिए था, जो ले नहीं पाए तो कोई न कोई कारण होगा। लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि सत्ता पक्ष को भी इस बात को लेकर के बोलना चाहिए था। 5 सेकंड में वेल में आ गए, उससे माहौल बिगड़ा। लीडर ऑपोजिशन बोलते, आपके मुख्य सचेतक बोलते, डिप्टी मुख्य सचेतक बोलते, डिप्टी लीडर बोलते, कोई सीजेंट आदमी बोलता तो वो होना चाहिए था। लेकिन आज के माहौल में त्रुटि किसकी हुई और नहीं हुई, लेकिन वेल में इतनी देर तक रहना, पूरे उसमें प्रस्ताव नहीं या प्रस्ताव रखते कि हम ये चाहते इसमें डिस्कशन हो, कहीं कोई बात किसी भी तरफ से नहीं आई। तो त्रुटि होती है, जिसने भी त्रुटि की। नहीं, मुख्यमंत्री ने लेकिन पूरे इस पे खींच जताया और वो खुद भी खड़े हुए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर स्पीकर अगर आहत है अगर इन सब चीजों से, तो मुझे लगता है इससे बड़ी पीड़ा की बात हाउस के लिए नहीं हो सकती। देखिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से ज्यादा मर्तबा इस सदन में आ चुका हूं, इसलिए मैं क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी बोला उसको इंगित करके स्पष्ट करना चाहिए था, ताकि आइंदा से उस चीज का, उस माहौल को दोबारा से क्रिएट नहीं हो सके। और ये आसानी से किया जा सकता था, आज क्यों नहीं हुआ? मुख तक बोले, मन से बोले, बाहर बोले, मैं समझ नहीं पाया। तो इस पे ज्यादा यहाँ कहना अच्छा नहीं लगता। नहीं, लेकिन लीडर ऑफ हाउस यानी कि मुख्यमंत्री को भी खड़ा होकर के बोलना पड़ा पूरे घटनाक्रम पर। क्या बोले आपने? पर सुना, उसका अर्थ थोड़ी था। वो बोले अपने तरीके से बोल के। नहीं, वो क्या बोले? वो तो ये बता सकते उन्होंने क्या कहा, उसको ठीक ढंग से चलाना चाहिए, बल्कि चलाना चाहिए। उन्होंने किसी पक्ष विपक्ष का त्रुटि के लिए कोई किसी को जिम्मेदार नहीं माना। लीडर ऑफ हाउस तो सर्वोपरि है। लीडर ऑफ हाउस को तो ठीक है, उनका कहना था कि ये जिम्मेदारी हम सब की है, और अगर स्पीकर आहत हैं तो हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि। सही बात है, ये उनका कहना था। तो ये माहौल के लिए, आज के माहौल के लिए कौन जिम्मेदार, स्पष्ट करना चाहिए था किसी न किसी को। या तो विपक्ष बढ़ते स्पष्ट करते कि ये घटना इस आदमी ने की, वो आगे वेल में आगे उससे न तो हाउस का डेकोरम बन पाया, न बिगड़ पाया, मुझे तो समझ में नहीं आया। अपोजिशन को भी जो एक्ट करना चाहिए था उसमें थोड़ा शालीनता से
इकट्ठा होकर के आक्रामक होते। मुझे वेल में कौन सत्ता पक्ष आ गया? नहीं, विपक्ष आ गया। अब उसके कोई प्रस्ताव रखना चाहिए था, बात करना चाहिए था, वेल में आ गए बच्चों की तरह। जैसे मेरा तो 4 बच्चे किसी के साथ एक गुड़िया छीन ली, ये इस तरह से जो माहौल था, ये सदन के लिए गरिमापूर्ण नहीं था और अवांछित था। जो हुआ वो ठीक नहीं लगा। कटारिया जी ने हालांकि अपनी ओर से कहा कि ये जो सब कुछ है ये उचित नहीं है, ये बात तो सब कहते हैं, लेकिन मेरे तो समझ में ये बात नहीं आ रही है। मेरे क्या दर्शकों के भी, हमारे जो दोनों साथी बैठे हुए हैं, विधायक हैं, पैनल के हमारे साथी हैं, ये भी देख रहे हैं, लेकिन आज जो चीजें हैं मुझे नहीं लगता कि इसकी गंभीरता कल भी दिखाई देगी। ये मैं लगातार पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, वो गंभीरता का अभाव अगले दिन ही खत्म हो जाता है। नारायण जी बोल रहे हैं। मैं आपको बीच में थोड़ा रोकूंगा एक बार जी। ये जो इस सिस्टम को सारी पब्लिक समझ गई। बिल्कुल। देखिए कि गवर्नर साहब का अभिभाषण आता है और उस अभिभाषण पे चर्चा है, तो जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा था, आपका जो ऋण माफी का मुद्दा था, बेरोजगारी का भत्ता था, और ये जो स्टेट के जो ज्वलंत मुद्दे थे, उन पे तो किसी सत्ता पक्ष के व्यक्ति ने चर्चा ही नहीं की। सीए, राम मंदिर, शाहीन बाग, अब आप ये समझिए कि पब्लिक भी समझने लगी है। मुझे जहां तक आज की जो मेरा जो विचारधारा जो की बात मैं कर रहा हूं, आज कुछ सत्ता पक्ष के लोगों ने जानबूझ के और इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ के ये कहीं न कहीं इन लोगों की सोची समझी राजनीति कहूंगा मैं तो इसको, कि इन्होंने सोच समझ के और सदन को ऐसा कर दिया कि आज बाहर तक ये चीज आने पड़ी कि स्पीकर साहब खुद नारायण जी बोल नहीं रहे। मुझे लगता है दोस्ती का खेल जो होने लगा है वो नहीं होना चाहिए। चलिए, दोस्ती कैसी है मैं रामनारायण जी से जरूर जानना चाहूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। अपने विचार ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा में आखिर स्पीकर सीपी जोशी का दर्द क्यों झलका, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। रामनारायण जी, आपने एक बात कही ब्रेक से पहले, ये बड़ा एक सस्पेंस कर दिया आपने कि दोस्ती निभाई जा रही है। किसकी दोस्ती है जिसकी वजह से स्पीकर को पीड़ा हो? एक सदन में सत्ता विपक्ष के बहुत से विधायकों में आपस में अपनत्व है। वो अपनत्व हम समझ लें, भीतर बैठने वाले, तो ये गलतियां नहीं हो, त्रुटियां नहीं हो, और जब त्रुटि नहीं होगी काम चल जाएगा। ये सारी बातें साफ है। ये पब्लिक के सामने, क्योंकि पब्लिक सदन में नहीं बैठती है, इसलिए उसे कहना ठीक नहीं है, लेकिन सदन में हमें गरिमापूर्ण में वातावरण बनाना चाहिए और कोई कहीं त्रुटि हो उसको ठीक करना चाहिए। ये जिस तरह से उसको लिंगर हम करते हैं, जो भी आज की घटना हुई तो ऑन द स्पॉट वो मूवमेंट ही ठीक हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। इसलिए मैं सदन का सम्मान करता हूं, उसमें बैठने वाले स्पीकर महोदय का, लीडर ऑपोजिशन का या लीडर का की बात नहीं है। उस सम्मान को बरकरार रखते हुए इससे ज्यादा बोलने की उचित नहीं है। चलिए, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखिए इस घटना को बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है। लीडर ऑफ दी अपोजिशन को भी सोचना चाहिए, लीडर ऑफ दी हाउस की भी है, और जिसे कहना चाहिए स्पीकर की तो है ही, स्पीकर, हाँ, सबकी है जिम्मेदारी। चलिए, मैं आपके पास में आना चाहूंगा एक बार, मैं अभिषेक जी के पास जाऊंगा। फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, ये बातें आप काफी कुछ हद तक आप उनको पहचान भी रही होंगी, आखिर क्या हुआ होगा वहां पे। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्योंकि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, ये इस तरह की स्थितियां ना हो। क्योंकि देखिए, उस वक्त अगर किसी को लगता है कि मैं अगर ऐसा एक्शन लूंगा, इसमें तक कहीं कोई डाउट नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुके हैं कि जब राजनीतिक दलों से चुने हुए व्यक्ति स्पीकर बनते हैं तो इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि वो विक्रमादित्य की आसन पे तो बैठ जाते हैं, लेकिन आप उस भाव को भूल नहीं सकते। आइडियोलॉजी जो लंबे समय तक आप चलते हैं। मैं तो भूल ही रही हूँ, कुछ आप बताती हूँ आपको। मुझे कई बार सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आप बहुत पक्ष लेती हो। संसदीय सचिव वाले मामले में भी आपने काफी बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की। मैंने बराबर उनको यही कहा, मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, घटना बता रहा हूँ बोलने के अलावा क्या है। आप स्पीकर थी, मेरा नाम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पैनल में नहीं था। ऐसे व्यक्ति का नाम था हमारी तरफ से जो नहीं होना चाहिए था। इन्होंने हमारे पक्ष से बिना पूछे
अपने राइट के तहत मेरा नाम जोड़ा, मुझे उचित सदस्य माना, बशर्ते कि उसके ये तो उस घटना को इनके भावना आगे इसलिए किया होगा, ऐसे स्पीकर भावना से नहीं प्रजातंत्र को जीवित रखने वाले हों, ये घटना ही नहीं। जी चलिए, मैं लेकिन यह जानना चाहता हूं आपसे कि पुनरावृत्ति ना हो, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा स्पीकर को भी, लेकिन स्ट्रिक्टनेस सबसे बड़ी बात है कि जो शक्ति होती है वो सहन शक्ति भी होनी चाहिए। ये कितना मादा है अभी सदन में बैठने वाले लोगों में या जो लीड कर रहे हैं उन लोगों में कि स्पीकर की शक्ति को इस तरह से सहन कर पाएंगे? जिम्मेदारी तो उनकी है ही, करे चाहे ना करें अलग बात है, जिम्मेदारी तो है ही उनकी। हाँ। सहन करने की। देखिए सहनशीलता तो धीरे धीरे खत्म हो रही है जी, क्योंकि एक बड़ी क्योंकि आपने अधिकार दे रखे हैं, आपने डंडा भी दे रखा है, मजबूत ताकत की भी दे रखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पे कार्रवाई करनी है उसकी सहन शक्ति कितनी है, ये भी एक बड़ा सवाल है इस परिदृश्य में। अब उसकी बात मैं कह रहा हूं, चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो चाहे प्रतिपक्ष का विधायक हो, सहन शक्ति यहां बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी जी। तो वो कितने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है कितनी सहन शक्ति है? बहुत कम हो गई है, सहन शक्ति बहुत कम हो गई है लोगों की जी। तो और उसी का कारण है ये सब। बिल्कुल, मैं अभिनेश जी के पास में जाना चाहूंगा। ऐसी कुछ घटनाक्रम के बाद में कुछ चर्चा रही आप लोगों के पास में साथियों के साथ में कि ये बहुत अनुचित था, या आप लोग पूछे हो कि होना क्या चाहिए था, क्यों हुआ ऐसा? नहीं, उसके बाद में हम तो सदन के अंदर ही थे, सारे साथियों को एक साथ हम नहीं मिल पाए, इसलिए इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि कोई सदन के अंदर इंटरवल जैसा कोई वो सिस्टम नहीं है, इसलिए कोई विधायक अपने वॉशरूम वगैरह के लिए जाता है, वापस आ जाता है, इसलिए इस तरह की कोई चर्चा हुई नहीं। नारायण जी, कुछ हुई साथियों से चर्चा कि ये क्या वास्तव में ऐसा होता है, और या अगर ये हो गया तो इतना गंभीर मुद्दा क्यों बन गया? ये देखिए, ये तो एक क्षणिक घटना होती है जी, ये कोई विपक्ष की तरफ से भी कोई प्लानिंग वाला मामला था नहीं। हाँ। जी, जैसे भी मीणा जी ने फरमाया, बिल्कुल एक एक्शन का रिएक्शन था। और उसके बाद जो इसको वैसे तो इस सदन के लिए मैं तो चूंकि नया आदमी हूँ टिप्पणी करूं अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये चीज है तो दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, क्योंकि सदन को 7.5 करोड़ लोग जो है वो अभी सदन चल रहा है, तो समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी टकटकी लगाए देखता है कि हमारा जनप्रतिनिधि वहां गया है तो हमारे हक और अधिकार के लिए। मैं एक बात कोट करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बिल्कुल बॉर्डर पे बैठा व्यक्ति भी देखता है, सच्चाई है। आज भी लोग जो पेपर्स में देखते हैं या समाचार चलने वाले जो चैनल हैं उनको देखते हैं, तो निश्चित रूप से विधानसभा की खबरें लोग देखते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। आपके विधानसभा में बैठा हुआ व्यक्ति आप जब पहुंचोगे बता देंगे साहब आपने वो बोला था, अखबार में छपा था या चैनल पे आया था, बहुत अच्छा लगा, या आप ये आवाज नहीं उठा पाए उस दिन बोल रहे थे। लोग बहुत अवेयर हैं, सब सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात आप लोगों के पास में, सबके पास में सोशल मीडिया का जो जरिया है ये बहुत फास्ट है, लोग बताते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है कि लोग देखते हैं, वहां तक जाते हैं जब तक, और इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन पे भी चर्चा करते हैं। मैं फिर एक बार मीणा साहब के पास में जाना चाहूंगा। मीणा साहब, ये तो बात हुई कि रोका जाना चाहिए था, किसकी पीड़ा क्यों उस वक्त नहीं झलक पाई, ये बात मैं हाउस के और भी लोगों की बात कर रहा हूं, इतने जो सीनियर्स होते हैं। क्या वास्तव में अभी वक्त आ गया कि हाँ पक्ष नापक्ष लोबी में जो बैठकें होती हैं उसके अलावा स्पीकर की जिम्मेदारी या सीनियर लीडर्स की जिम्मेदारी है जो हाउस में इस वक्त मौजूद हैं कि नए सदस्यों की, पुराने सदस्यों की, या जो आदतन इस तरह की हरकतों के लिए अब प्रख्यात होते जा रहे हैं, उन लोगों पे लगाम लगाने के लिए कुछ कॉन्क्लेव या फिर कोई कॉन्फ्रेंस वर्क या वर्कशॉप इस टाइप की चीजें कराई जानी चाहिए कि हाँ वास्तव में देखिए ऐसी बातें अगर बाहर जाती हैं, मीडिया के माध्यम से जाती हैं, आप लोग लाइव स्ट्रीम में, अब तो किसी की आवश्यकता भी नहीं है, यूट्यूब पे आप लोगों का चैनल है उसको देख सकते हैं, तो ये कुछ करना चाहिए। अब वक्त आ गया कि अब इसकी पहल करनी चाहिए, सीनियर लीडर्स को करनी चाहिए, स्पीकर को करनी चाहिए। देखिए जी, ये बड़ा अजीब है जब एक आदमी अपनी सीट से खड़ा होता है, सबकी निगाह जाती है। सबकी का मतलब जो जो साइलेंटली बैठे उनको पता है सदन में क्या हो रहा है। अपनी सीट से गैलरी में आता है, सबकी निगाह जाती है। गैलरी से बाद जब वेल की तरफ जाता है, सब देखते हैं। फिर कोई व्यक्ति ऐसा एक्ट करने की कोशिश करता है, उसको यदि रोका जाए, नया भी सदस्य, तो जिम्मेदारी किसकी थी, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, और नहीं निभाई तो मामला आगे बढ़ गया। यदि सबसे बड़ी बात है कि उसी टाइम पे उसको किसी ने टोका तक नहीं, और
फिर मैं अविनाश जी की एक बात से तो ठीक है, उनका सम्मान करता हूँ। वो जो कागज की पट्टी काटी उसमें राजेंद्र जी राठौड़ जब चिकित्सा मंत्री थे तब उन्होंने कहा उसका सार माती है, इसका मतलब डॉक्टर्स की कोई नालायकी होगी, किसी और की घटना होगी, उसको बता रहे थे, लेकिन सब नहीं बता रहे थे। 8-10 आदमी होंगे, हमारे पास तो कागज नहीं था, हमें तो अविनाश जी दोषी मत मानो, हम तो किसी तरह से विधायक बन के बैठे, अधिकांश लोगों के हाथ में थी। आपको पता है राजस्थान की जनता मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए क्या सोचती है, जानता है कि नहीं जानता है, फिर भी मैं विधायक बन के बैठा हूँ। ये ऊपर वाले की कृपा है। आप तो मेरे लिए कुछ न कुछ भगवान से प्रार्थना करें ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। जरूर आपका सफल जीवन है। सदन में ये घटना होने से पहले रोका जा सकता। आज हम उस विधायक को दोष दें, ये त्रुटिपूर्ण मानता हूँ मैं। घटनाएं नहीं होती, आगे नहीं बढ़ते, क्यों नहीं टोका, और जिम्मेदारी किसकी थी ये डिसाइड कर लीजिए आप। जिसमें सारा मामला साहब किसकी जिम्मेदारी मानते हैं आप? स्पीकर की, संसदीय कार्य मंत्री की, या आगे की जो लाइन में जो लोग सीनियर लीडर्स बैठे थे उनकी? मैं तो तीसरे पे बैठता हूँ जी। मैंने कल कहा भी राजेंद्र जी से, मैं भी डिप्टी लीडर था मेरी पार्टी का, आपको समझता था, मैं तो तीसरे पे बिठाया जाता था। तुम पहले हो तो भाग्यशाली हो, ये भाग्य कहाँ से लिखा के लाए हो। लेकिन राजेंद्र राठौड़ आज की घटना में क्यों नहीं बोला, सदन में जो कुछ हुआ उसमें क्यों नहीं बोला, मेल में क्यों आए, मामले को आगे ठीक ढंग से क्यों नहीं है, ये आपस का मेल जोल जो दोस्ती है वो सदन में नहीं होना चाहिए। आप इशारा किसकी ओर कर रहे हैं? राजेंद्र जी और रघु शर्मा जी की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी के लेन में केवल राजेंद्र जी राठौड़, जिनका मैं सम्मान करता हूँ, जो हर मामले में बोलते भी हैं, क्योंकि एक बुद्धिमता है उनकी, ग्रीन किताब को काफी पढ़ते हैं, लेकिन आज खामोशी, मैं उनकी खामोशी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं योगेंद्र जी। मैं राजेंद्र राठौड़ को इतने वर्षों में नहीं समझ पाया जी, वो कितना ऊंचा प्राणी है, कितना लर्नेड आदमी है, लेकिन तो उनकी खामोशी भी आज कुछ इंगित कर रही है आपको। अब देखिए, आप जानते हो, क्योंकि जो अखबार या कटिंग जो थी वो उन्हीं का नाम था, उसमें तो प्रचारित है। राजेंद्र राठौड़ तो प्रचारित व्यक्ति, इसलिए देखिए मैं माननीय मीणा साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं इनके लिए प्रार्थना भी कर रहा हूँ, इनके उज्जवल भविष्य के लिए, और मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत बड़े ओहदे पर जाएं, क्योंकि ये सबका ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं। ये निष्पक्ष बात कहते हैं और बेबाक कहते हैं और बिना डरे हुए कहते हैं, ये इनकी खूबी है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक बात राजेंद्र राठौड़ जी की है, इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि राजेंद्र राठौड़ 7वीं बार विधायक चुन करके आए हैं, वो अपनी काबिलियत के ऊपर आए हैं। राजेंद्र जी राठौड़ को सदन की कार्यवाही के तमाम वो सारे नियम कायदे कानून मालूम है, और बहुत अनेकों बार मैंने उनको देखा है, वो बोलते बोलते जब अध्यक्ष महोदय कोई व्यवस्था देते हैं या वो बोलते हैं तो वो तुरंत बैठ जाते हैं, या लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ द हाउस, वो जब भी बोले हैं मैंने उनको नोट किया है कि वो संसदीय प्रणाली का पूरी तरह से पालन करते हैं। बिल्कुल। राजेंद्र राठौड़ जी ने जो बात कही है, जो अखबार के अंदर छपा हुआ था, जब वो चिकित्सा मंत्री थे, तब उन्होंने किसी की गलती के ऊपर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे शर्म महसूस होती है इस बात के लिए कि ये चिकित्सा विभाग के अंदर इस तरह की घटना घटी। तो ये एक बहुत सच्चा कन्फेशन किसी मंत्री के द्वारा, जो आज के मंत्रियों के अंदर हिम्मत नहीं है। मैं एक मिनट के अंदर मंत्री बाहर आ जाते हैं। आप एक बात कोट करना चाहूंगा जी सर, मैं वही सवाल खड़ा कर रहा था अभी सुमित्रा सिंह जी से और रामनारायण जी से। आप दोनों सदस्य नए आए हुए हैं, एक्सपीरियंस आप लोगों को राजनीति का अच्छा खासा है, राजनीतिक परिवारों से आप लोग ताल्लुक रखते हो। राजेंद्र राठौड़ जी की जो बात कर रहे हैं, आंखों से भी हम देखते हैं, कोई भी सीनियर लीडर जो आएगा हाउस का चुनकर, गुलाब चंद कटारिया जी को देख लीजिए, जब स्पीकर बोलते हैं तो वो बैठ जाते हैं, वो बैठते हैं तो स्पीकर, क्योंकि हाउस की गरिमा है, अगर स्पीकर भी पांव पे होता है तो उस वक्त स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो उनको बैठना पड़ता है, अगर बोलने का अवसर देना है तो क्यों खुद भी बैठेंगे वो भी। तो सर इन्होंने देखा, देखिए इनका जो वक्ता पूनम चंद बिश्नोई को इन्होंने देखा, जो वास्तव में परशुराम मदेरणा को देखा, भैरव सिंह शेखावत को देखा, ये उन लोगों को देख करके निकले हुए लोग हैं कि जो वास्तव में किस तरह के हाउस चलते थे, कहां सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का बड़प्पन होता था, रात को 2:30 बजे तक की बहस होना, सुबह 11 बजे फिर हाउस का शुरू होना, वो जो दौर देखा हुआ व्यक्ति है। मैं यही एक चिंता का विषय है कि आप लोग जो पहली बार चुन करके आए हैं, जो 2 बार के चुने में है, वो लोग क्या देख रहे होंगे कि अच्छा हाउस तो ऐसे ही चलता है। देखिए अगर अभी नहीं रोका गया इसको तो निश्चित रूप से आप लोग इसको परंपरा बनाएंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा ही चलता आ रहा है। हम देखते हमारे परिवार में या जब बैठते हैं
हम तो उसी को तो परंपरा मान के हमको चलेंगे। पहले डर लगता था कि हाउस के अंदर यदि ऐसा कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब हाउस के अंदर कोई कुछ भी करे, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है और कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, कोई टेक इट ग्रांटेड है। सब कोई खड़ा हो गया, आसन पैरों पर खड़ा है, उठ करके जा रहे हैं। जैसे अभी कह रहे थे कि 10-10 मिनट तक बाहर खड़े रहते थे, आज तो हाउस पैरों पर है, उठ करके आदमी बाहर जा रहा है, बाहर से आदमी आ रहा है, वेल के अंदर से आदमी जो है पार करके क्रॉस करके कोई व्यक्ति बोल रहा है और आसन के और उसके बीच में से क्रॉस करके जाते हुए मैंने देखा है। मैं बहुत गंभीरता से पूरे समय सदन के अंदर बैठ करके पूरी एक्टिविटीज को नोट करता हूं और मुझे निराशा हाथ लगती है कि जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है वो बिल्कुल भी यहां पर पालना नहीं हो रही है, बिल्कुल उलट हो रहा है। निश्चित रूप से कार्यशाला भी होनी चाहिए, लेकिन एक स्ट्रिक्टनेस और भी होनी चाहिए जिसके अंदर ये तय करे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ यदि उस ग्रीन बुक के अंदर नियमानुसार नहीं है और उसने उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार कार्रवाई हो जाएगी तो निश्चित रूप से अगली बार कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन करते हुए उसको डर लगेगा। और मैंने समय समय के ऊपर, हम हाउस में पहली बार जरूर आए लेकिन हाउस की एक्टिविटीज को हमेशा देखा है और उन एक्टिविटीज से हमने सीखा भी है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि राम नारायण जी जैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से, मैं ऐसे व्यक्ति यदि आगे बढ़ करके किसी की पालना यदि करवाते हैं तो ये सदन के अंदर अच्छी परंपरा होगी। ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते, ये भी खुशी की बात है। नारायण जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, क्या वास्तव में वक्त आ चुका है कि अब सख्त रवैया भी हाउस को दिखाया जाना चाहिए या देखा जाना चाहिए नियमों में, अगर वास्तव में कोई नहीं समझ में बैठ रहा है? क्योंकि देखिए कायदे इसी वजह से बनते हैं और ये नजीर भी होती हैं, हाउस में नजीर भी दी जाती है। कितने लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था, इतने लोगों को बाहर कर दिया गया था, धरने चले हाउस के अंदर ही। वो कुछ ऐसी जो चीजें होती हैं ये, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी माना जाता है कि जब हाउस चल रहा हो तो किसी को सख्त रवैया इख्तियार करना पड़े। ये एक्शन का अधिकार केवल जो आसन पे बैठता है उसी को, चाहे स्पीकर हो चाहे माननीय जो पैनल के सदस्य हैं उनको हो, ये काम वही कर सकते हैं। देखिए, पिछले 3 दिन से जो सदन जो चल रहा है, अभिभाषण पे वैसे तो मैं ये निवेदन करूंगा कि यहाँ जो भी सदस्य जो चुन के आते हैं सब नैतिक रूप से भी सक्षम है, बिल्कुल उनकी सोच भी सक्षम होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक उनको चुन के और बिल्कुल विधानसभा में भेजती है, तो उसमें कोई मादा है जब वो चुन के आते हैं। कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है, एक अकेले स्पीकर महोदय को ये कहना या डिप्टी स्पीकर को कहना, हमारी नैतिक जिम्मेदारियां भी खुद की भी, हम भी सदन चलाएं। बहुत अच्छी बात, हम कोई अनपढ़ आदमी नहीं है। लेकिन इसके पहले जैसे गवर्नर साहब का अभिभाषण आया, उसके पहले जरूर विपक्ष और पक्ष के अंदर कार्यशाला होनी चाहिए थी, मीटिंग होती। और जैसे अभी सुमित्रा सिंह जी बता रहे थे कि डू एंड डोंट डू, तो ये कहना चाहिए था। मैंने ये देखा सत्ता पक्ष के और विपक्ष के कई ऐसे माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तब सदन एकदम साइलेंट सुन रहा था, लेकिन वो सिर्फ अभिभाषण की जो बुक थी उसके अंदर से ही बोल रहे थे वो, लेकिन अधिकतर अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने नेता की चापलूसी करने के लिए और दूसरे डाइवर्ट हो रहे हैं, दूसरी दिशाओं में जा रहे हैं, विरोधी नेता को गाली देने के लिए, और इसी पे हंगामे हुए। इस सदन में हंगामे का सबसे बड़ा कारण मैं तो कोई मानता हूं, तो जब आप अभिभाषण की किताब से हटके आपने भाषण दिया अपनी आइडियोलॉजी या अपने नंबर बढ़ाने के लिए या मंत्री पद पाने की जो होड़ जो कांग्रेस के लोगों में देखी, उसको मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं। सदन की परंपरा को इन लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया है। इसके लिए क्यों आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता हूं, हालांकि विपक्ष की भी जिम्मेदारी नैतिक रूप से है, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि कम से कम हम तो नैतिक रूप से मजबूत हों ताकि अगला भी आपको देकर वैसा आचरण करे। आज की जो घटना हुई उसके अंदर कांग्रेस के माननीय सदस्य ने जो हरकत की और उसके बाद उस एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन हुआ और ये माहौल खराब हुआ। सर, मैं एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि सदन 60 दिन के लिए चलना अनिवार्य है। उस किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि 60 दिन सदन होना चाहिए। ये पहले तो मैंडेटरी था, मैंडेटरी था। सदन में उठाया, एक मिनट, बाबरा जो स्पीकर थे, मैं सदन में उठाया तो इसको डायरेक्ट उसमें डाला। ये नियम, ये मैंडेटरी होना चाहिए। और ये इसको अब होता क्या है कि सदन के अंदर लोगों की समस्याओं का जिक्र नहीं होकर के पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत आवश्यकताएं, लोग त्राहिमाम मची हुई है और हम लोग यहाँ पर सीए जो केंद्र का विषय है, जो राज्य का विषय नहीं है, हमने राय दे दी और जिसको कानून बन गया उसके ऊपर 2 दिन तक चर्चा करा ली और समय जो है हमारा जाया हो गया। हमें बजाय इन मुद्दों के ऊपर उलझने के लिए, हमें बजाय नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक कह रहे थे नारायण जी कि ये होड़ मची हुई है,
एक ही बात का रिपीटिशन इतनी बार मैंने देखा है। आज यदि बात कर लो तो 5 बात के अलावा छठी बात निकल करके किसी भी सदस्य की नहीं आई, वही रिपीटिशन। इसलिए मैं ये कहता हूं कि लोगों के हितों का ध्यान रखने वाली बात यदि हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से जनता ने जो चुन करके भेजा है उनके साथ में न्याय करेंगे, और नहीं तो हम यहां पर आकर के जो जनता ने मैंडेट हमको दिया है, जो चुन करके भेजा है, जो हमसे अपेक्षाएं करते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारे हक और अधिकार की लड़ाई वहां पर लड़ेगा सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, हम उनके साथ में धोखा करेंगे। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। नारायण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी बात बहुत गंभीर है, लेकिन ये रिपीटेशन को रोकने की, सदन की गरिमा बनाए रखने की पहली जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है। कोई ना कोई तो होगा सदन में, 200 में से। अरे तो आप सीनियर सबसे वरिष्ठ आदमी है, आप लोग बताइए किसकी होनी चाहिए। देखिए ये क्यों हो रहा है मंत्री बनने के लिए? देश जो है फर्स्ट टाइम को आप कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं, जितने लोग बैठे रहते हैं, ये पिछले माहौल किसी का भी व्यक्ति का नाम नहीं लेता। ये बीजेपी में भी हुआ, ये बात जो है ना, इससे प्रदेश का प्रताड़ना जो है ना, ये प्रताड़ना का सब कई जगह प्रताड़ना लग रही है। नए बच्चे जो हैं वो सदन को चला रहे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। ये बात बिल्कुल आज हम भी हैं, ठीक बात है, हम भी हैं, राजस्थान नॉन है, फिर भी हम उसको चाहते नहीं, हमारे चेहरे में कहीं झलकेगा नहीं। तो ये चीज किसी को दबाने की प्रवृत्ति यदि सदन में आ जाएगी, किसी को बचाने की प्रवृत्ति आ जाएगी, यहाँ तक कि अफसरों को बचाने की प्रवृत्ति सदन में आती है, उससे मेरा साहब कह रहे हैं कहीं न कहीं जो पक्षपात है, पक्षपात खत्म होना चाहिए, और ये आसानी से किया जा सकता है। उसके कारण ये समस्या। मैं एक बार जानना चाहूंगा, आप एक जगह एक चीज को लेकर बड़े इंगित कर रहे हैं, बाहर तो मैच फिक्स होते ही देखे हमने, हाउस पे फिक्स होने लग गया। यदि ऐसा होता है ये प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। आपको क्या लग रहा, हो रहा है क्या ऐसा? आपकी बातों से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ फिक्स भी हो रहा है। देखिए ये मैच तो बचपन में खेला करते थे, लोग खेलते हैं। आप तो बेबाक कहते हैं, कह दो ले बेबाक, कुछ फिक्स नहीं होता है हाउस में, कुछ फिक्स हो रहा है कहते हैं आप, तो कह दो क्या है। एक मंत्री अगर दूसरे मंत्री के खिलाफ अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको बचा रहा है, या फिर सामने बैठे लोग अगर इधर वाले के साथ में अगर कुछ है तो ठीक है, भाई भाई है, कोई बात नहीं, हम तो एक जैसे। ऐसा भी कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? देखिए मंत्री को बचाने की या सत्ता विपक्ष के दोस्त की तो मैं बात नहीं करता, इतना जरूर कहूंगा सिस्टम में कहीं न कहीं कमजोरी है। वो सबसे बड़ा वो प्रत्यक्षदर्शी होता है ऊपर की सीट पर बैठने वाला, दूसरा प्रत्यक्षदर्शी होता है लीडर ऑफ हाउस, तीसरा प्रत्यक्षदर्शी होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। ये तीनों आदमी मिलकर के इस मामले को देखें। मैं आपके माध्यम से उन तीनों तक मैसेज देना चाहता हूं, इस व्यवस्था को ठीक करें। चलिए, लेकिन आप मैच तो फिक्स हो गया, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं कि फिक्स किसके बीच हुआ, क्योंकि आप इंगित कर चुके थे। लेकिन मैं तो इतनी गुजारिश करूंगा कि बड़ा गंभीर विषय है, हाउस चलने के लिए बहुत मोटा पैसा लगता है, लोग अपना काम छोड़ करके देखने भी आते हैं, तमाम एमएलए जो हैं वहां आते हैं इस बात को लेकर के कि मैं शायद जनता की आवाज बन करके अगर किसी मुद्दे को उठाऊंगा तो उसका सोल्यूशन आज नहीं तो कल जरूर होगा। एक भरोसे के साथ में आते हैं लोग। सुबह 9:30 बजे हाउस में पहुंचते कि मेरी पर्ची लगेगी। मैं देख रहा था नारायण जी जब दिन में हमसे मिले थे और अविनेश जी मिले थे, ये कोइंसिडेंट था कि ये जब निकल करके आए अपने पीए को यही कहने आए थे कल की पर्ची में ये भी शामिल करा देना। तो मुझे लगता है कि कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, सब यूं ही नहीं, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, मीनिंग्स होने चाहिए उसके कि आदमी। हाँ, मैं आपको भी थोड़ा रोकूंगा। अब चूंकि देश के अंदर 3 बड़े स्तंभ थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और चौथा स्तंभ पब्लिक ने मीडिया को भी माना। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई गलती करता है और आप लोगों को दिखाते हो, आज आप सहमत हूं, मैं सहमत हूं इस बात से। मीडिया के लोग जो हैं, आप लोग इस अभिभाषण पे कांग्रेस के नेताओं से पूछ लीजिए ईमानदारी से। हमने उनके भाषण होने के बाद पूछा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़क बनी, 1 किलोमीटर भी नहीं बनी। ये हकीकत बात है। इसका मतलब आप अभिभाषण में झूठ बोल रहे हो, तो इसका मतलब आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा ये। दूसरा, यदि आपको सारा सिस्टम सही करना है तो तीनों जो हमारे स्तंभ है उसमें विधायिका सर्वोपरि है। इस बात का प्रोटोकॉल कार्यपालिका के लोग भूल गए और नैतिक रूप से विधायिका के लोग कमजोर हो गए, और उसका परिणाम ये रहा कि संतुलन जो हुआ आज आप देखा नहीं। आज आप कैमरे में दिखा रहे थे सदन को, पूरी जो दीर्घा जो है अधिकारियों की, वो पिछले 4 दिन से खाली है, कोई नहीं आ रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन तो वो करेंगे, एमएलए थोड़ा ही करेंगे। इस चीज पे सोचने की सबसे बड़ी आवश्यकता मैं समझता हूँ। अपन चारों यहाँ बैठे, अच्छा वातावरण है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप नहीं है, उसमें मैं नारायण जी से ये अर्ज करूंगा
कि कृपा करके अविनेश महर्षि को ये जिम्मेदारी दीजिए। इसने दोनों पक्षों का मेरे ऊपर तो कृपा रखी है। देखिए इस चीज को मेरा जो भाषण हुआ, मैंने ये चीज कही है इसके अंदर कि सबसे बड़ा जो कारण है जिस पर अपन चर्चा नहीं कर रहे वो ये कि व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारधारा नहीं रही। सर आप अविनाश जी, मैं 1 मिनट आपका समय लूंगा। व्यक्तिगत विचारधारा नहीं रही, दल बदल के ऐसे कानून आ गए। कल बसपा के लोग कांग्रेस को गाली दे रहे थे, SC/ST के उत्थान की बात कर रहे थे, आज मैच फिक्स करके वो कांग्रेस में चले गए। आज कांग्रेस अच्छी हो गई, कई लोग बीजेपी का टिकट मांग रहे थे। सर एक निवेदन टाइम कम है, 30 सेकंड में मैं 1 मिनट के अंदर मेरी बात कह देता हूं। 30 सेकंड के अंदर सत्ता पक्ष के जितने भी विधायकों ने आज बोला, उन्होंने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इतने भंडार खोल दिए विकास के सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने, और विपक्ष के लोग जो बोले उन्होंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी काम नहीं किया। मैं स्वयं ये बात कहता हूं कि मैंने कम से कम भी पिछले 1 साल के अंदर 20 ऐसे काम बताए हैं, लेकिन सरकार ने एक भी काम नहीं किया और सत्ता पक्ष के सारे कर दिए। तो ये सत्ता पक्ष जो है वो ये भेदभाव की नीति जब तक अपनाएगा बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पर आप ये बात कहिए, क्योंकि बजट सत्र है और जब डिमांड से चर्चा होगी, जब डिमांड्स होंगी, बड़ी बात फिर बता रहे, वही फिर बात आती है कहीं का कुछ फिक्स है, आप उस और इशारा कर रहे हैं, लेकिन उस बुकी को नहीं बता रहे हैं क्या फिक्स कौन कर रहा है। ये बेबाक नहीं बोल रहे, आज अपनी आदत के अलावा बोल रहे हैं। चले मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी जो चिंता है वो ये है कि हाउस बहुत अच्छे से चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद हाउस के प्रति बहुत समर्पित हैं और चाहते हैं कि अच्छे पार्लियामेंट्रियंस राजस्थान की विधानसभा से निकले। इसकी अपनी एक गरिमा रही है, लंबे समय से हम लोग इसको कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो स्थिति आप देखते हैं उससे पीड़ा भी होती है। शायद यही वजह है कि सीपी जोशी की भी पीड़ा जो है, जो आज के परिदृश्य को देख करके वो मन को अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रहे हैं कि ये सब नहीं देखा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो सीनियर लीडर्स हैं, वास्तव में जो लंबे समय से ये पारी खेल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है ताकि नई पीढ़ी इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि हमारे यहां नजीरों से, परंपराओं से बहुत सारी चीजें बनती हैं और चलती हैं। अगर ये नजीर हम कुछ ऐसे बना करके रखेंगे कि हाउस कैसे सौहार्द में चलता था, ये प्लेटफॉर्म अपनी बात कहने का कहना चाहिए। दिल में कोई अगर जनता के प्रति आपकी जवाबदेही का दर्द है तो उसे जरूर झलकाना चाहिए, बात कहनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट का भी ख्याल रखना होगा। तभी मुझे लगता है इस हाउस की परंपरा बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।